नमस्कार। हर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीता कृष्ण मोहन। इस सप्ताह हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद है, विजय कुमार बंधु जी। बंधु जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं दर्शकों को बता दूं कि विजय कुमार बंधु देश में सरकारी कर्मचारियों शिक्षकों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले, मुख्य रूप से पुरानी पेंशन योजना स्कीम की बहाली के लिए देशव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। वह नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए हम विजय कुमार बंधु से जानते हैं कि उनकी अब तक की जर्नी और आगे भविष्य की रणनीति क्या है। विजय कुमार बंधु जी, फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये बताइए कि आपसे पहला सवाल ये मैं कर रही हूँ कि विजय कुमार बंधु बनने का जर्नी बताइए। कैसे आप विजय कुमार बंधु बने? चलिए, बड़ा रोचक सवाल आपने पूछ लिया। दरअसल मैं शुरुआती दौर से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट था सामाजिक गतिविधियों में। तो मैं जब प्राइमरी में पढ़ता था तब भी मैं रविवार अपने गांव के बच्चों को इकट्ठा करके उनको बोलना सिखाते थे। तो उस दौर में वो गतिविधियां बढ़ते बढ़ते फिर कॉलेज लेवल पे आई। कॉलेज लेवल पर भी मेरी आदत में रही कि हम पढ़ाई के साथ साथ और जो रचनात्मक काम उसमें रहते थे। तो किसी की कोई जरूरत हुई, किसी कोई सहयोग हुआ, किसी कोई समस्या आई तो मैं उसमें थोड़ा आगे रहता था। तो उसी बीच में साथियों ने कहा ये बंधु है। तो दूसरे ने पकड़ा, यार ये तो बहुत बढ़िया टाइटल आपने दिया, ये तो इनके काम के अनुरूप है। तो उन्होंने सबने कहा भाई इनका टाइटल विजय बंधु रहेगा, मतलब नाम विजय है और बंधु हो जाएगा। तो ये पढ़ाई के दौरान भी साथियों द्वारा दिया गया है। अब उनकी क्या भावना रही, क्या सोच रही, अलग बात है, लेकिन उन्हीं के द्वारा दिया गया। और आज शायद नाम पूरे देश में आप जानेंगे, पूछेंगे तो शायद कम जाने, लेकिन बंधु जी पूरा देश जानता है। इसलिए कई लोग हमसे चर्चा भी किए कि ये बंधु है क्या, क्यों बंधु लिखते हैं। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, मैं ये पूछ भी लेती हूँ आपसे कि विजय कुमार बंधु क्यों है। तो यही वजह रहा, साथियों द्वारा दिया गया ये टाइटल है। अच्छा, ये बात है जी। अच्छा बताइए, आपका आंदोलन अब तक कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, मैं पिछले 13-14 साल से लगातार पुरानी पेंशन की बहाली का, निजीकरण की समाप्ति का मैं लगातार इसका आंदोलन चला रहा हूँ। मुझे खुशी है कि देशव्यापी आंदोलन हुआ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक अटेवा NMOPS उसके सहयोगी साथियों का गया वहां पर मामला, और लड़ाई से, संघर्ष से सफलता मिली। 4 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई। विज्ञापन के आधार पर केंद्र में और तमाम राज्यों के अंदर बहाल हुई। अभी मृतक आश्रितों का जो मामला था पेंशन का, वो भी आया। तो लगातार वो क्रम चल रहा है और संघर्ष के दम पर चल रहा है। आगे की हमारी रणनीति है कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में पेंशन बहाल हो, एक कर्मचारी, शिक्षक का पेंशन बहाल। क्यों? क्योंकि देश का अगर माननीय 4 पेंशन ले सकता है तो देश का सैनिक बल भी एक पेंशन का हकदार है। और यही राष्ट्रवाद है। अगर पेंशन नहीं मिल रही तो राष्ट्रवाद ही फर्जी है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के बारे में सोचते हैं, इसके लिए आप आगे आए। हाँ, लोगों की विश्वास है और उम्मीदें हैं और जिम्मेदारी दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, तो फिर अपनी जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाते हैं। और मैं जब से इस आंदोलन में आया, हमने सिर्फ न दिन न रात, न कभी गर्मी न बरसात, कभी नहीं देखा। आंदोलन कैसे बढ़ेगा, संगठन कैसे मजबूत होगा, इसी पर हम फोकस रहे, इसी पर काम करते रहे। अच्छा, ये बात है। अभी आपने जन जागरण यात्रा निकाला था, इसका क्या मतलब है? देखिए, हमने इस लड़ाई को बहुत हाई लेवल पर लड़ा, लेकिन हमको ऐसा लगा कि अभी बहुत सारा वर्ग नहीं जुट पा रहा है। एक जो समस्या जन जागरण की जो हमारी उपज आई कि हमारे मुद्दे को ऐसा लगता है कि शिक्षक कर्मचारी का विषय है, जबकि मैं बिल्कुल नहीं मानता। हर उस परिवार का विषय है, चाहे वो नौकरी में हो चाहे ना हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो सबका है। कैसे? कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे क्यों पढ़ाता है? लोअर मिडिल क्लास की बात करो, हाई लेवल की बात नहीं करो। आदमी सोचता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के सरकारी जॉब में जाए। इसका मतलब हम निजीकरण खिलाफ, इसका मतलब सरकारी जॉब चाहते हैं। यानी कि हम उनके भविष्य के, बच्चों की भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुरानी पेंशन जब वो सिस्टम में जाएगा सरकारी व्यवस्था में, तो निश्चित रूप से पुरानी पेंशन का भी हकदार होगा। तो चाहे सरकारी जॉब में हो चाहे ना हो, किसी सेक्टर में, एक दुकानदार, सामान दुकानदार,
अपनी दुकान से पैसा कमा रहा है, कमा क्या कर रहा है, अपने बच्चे पढ़ा रहा है। हाँ। किस ख्वाहिश से पढ़ा रहा है कि हमारा बच्चा कल सरकारी जॉब में अफसर बने या अच्छे पदों पर जाए। तो हम तो हर परिवार की लड़ाई, तो जन जागरण मेरे दिमाग में आया कि अभी जो एक कंफ्यूजन है एक शिक्षक कर्मचारी के विषय मेरा नहीं, तो हमने कहा जन जागरण निकालेंगे जिसमें किसान को, जिसमें प्रधान को, जिसमें तमाम समाज के अधिवक्ता समाज है, प्रबुद्ध वर्ग है, पत्रकार साथी है। हम समझाएंगे कि ये लड़ाई जो मेरी है वो आपकी भी है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। उस जन जागरण को हमने अभी 11 जून से शुरू करके 29 जून तक हमने चलाया और बहुत बड़ा समर्थन मिला। और लोग 45 के टेम्परेचर में जब लोग घरों से निकलना नहीं पसंद करते, उस समय लोग कई घंटे इंतजार करके यात्रा का स्वागत किया। ये बड़ा मैसेज है और समाज के अंदर ये मैसेज गया कि नहीं, ये मुद्दा मेरा है। किसान भी बोला, दुकानदार भी बोला कि ये तो मेरा विषय है। तो जन जागरण जो मकसद था वो पूरा हुआ। क्यों पूरा हुआ? क्योंकि आम जो शिक्षक कर्मचारी आंदोलन था वो जन आंदोलन की तरफ इस माध्यम से आगे बढ़ा। तो लोग आपके साथ जुड़ते गए। बिल्कुल जुड़ते गए। ये सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं, जरा इसके बारे में और नई पुरानी स्कीम में क्या अंतर है बताइए। देखिए, पहली बात तो बिल्कुल मोटा मोटा जाने, जो आपके फर्क इंडिया के माध्यम से हमारे तमाम दर्शक हैं जाने कि नई पेंशन नहीं है। हाँ। वो एक स्कीम है। स्कीम क्यों, कैसे? हम दुकानदारों के पास जाते हैं, कोलगेट लेते हैं, एक ब्रश दे देता है। हाँ। तो कोलगेट बिजनेस है, ब्रश स्कीम है, एनपीएस स्कीम है, कब चालू हो कब बंद हो जाए, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ पता है। तो सामाजिक सुरक्षा नाम की कोई चीज उसमें नहीं। अच्छा। ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी सामाजिक सुरक्षा थी और हमारे बुढ़ापे का सहारा था। जब देश गरीब था, जब हमारे पास खाने को अनाज नहीं थी, तब भी ओल्ड पेंशन स्कीम इस देश में लागू रही। अच्छा। उस समय, आज तो हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बताया जा रहा है कि हम बनते जा रहे हैं, तो आर्थिक महाशक्ति में तो हमें और भागीदारी होनी चाहिए। और हम तो इससे ज्यादा और दुखी हैं कि देश के बॉर्डर पर सैनिक बल लड़ता है। देश के अंदर भी तमाम जगहों पर ऐसी स्थितियां आती है, वहां पर आता है। देश के बाहर भी लड़ता है, बॉर्डर भी लड़ता है, उसको उसकी सामाजिक सुरक्षा बंद कर दी गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि सामाजिक सुरक्षा मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम। नई पेंशन कुछ नहीं। और अगर नई पेंशन बहुत अच्छी है तो माननीय लोग ले लें, वो तो नहीं लेते हैं। ओल्ड पेंशन और पुरानी नई पेंशन में आपने अंतर बताया, इसलिए लोग अभी तक समझ नहीं पाते हैं कि ये होता क्या है। आप इस अभियान को क्यों चला रहे हैं? देखिए, मेरा है कि भाई 30 साल 35 साल कोई सेवाएं दिया, कहीं भी दिया, तो वो उस संस्थान की, उस विभाग की, उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि हम उसको बुढ़ापे में कम से कम एक रास्ता दे कि वो अपने जीवन यापन का फिर उसको कहीं भटकना न पड़े। अब कोई 20 साल 30 साल सर्विस देने के बाद आदमी फिर जाके परचून दुकान लगा। और एक शिक्षक, एक बार मैं शिक्षक की बात करूं, एक शिक्षक है, एक समाज में उसका सम्मान होता है। अब अगर वो शिक्षक हजारों बच्चों को पढ़ा कामयाब कर दिया और कल बुढ़ापे में वो चाय की दुकान खोले, उसका पढ़ा हुआ बच्चा आए, गुरुजी नमस्ते, तो ये सामाजिक मर्यादा का, एक शिक्षक का अपमान है। उस शिक्षक कर्मचारी वर्ग का ये उसके लिए बहुत पीड़ा की बात है। तो सामाजिक सुरक्षा ओल्ड पेंशन है। मैं सरकार से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि जैसे 4 राज्य 5 राज्य दे सकते हैं, तो आप भी दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी दे सकती है। आपके आंदोलन के बाद कुछ राज्यों में नई स्कीम बंद करके पुरानी स्कीम चालू किया गया, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ पा रही अभी तक? क्या सरकार से आपकी इस मुद्दे पे कभी बात हुई है? देखिए, सरकार पे जब आंदोलन होता है तो कई चरण में बात होती है, कई स्तर बात होती है और सरकार को पूरा संज्ञान है। अगर संज्ञान न होता तो एनपीएस से यूपीएस क्यों आए? इसका मतलब संज्ञान है, इसका मतलब हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष वहां गया है। तो सरकार संज्ञान है, सरकार की हठधर्मिता है और कुछ नहीं है। और ओल्ड पेंशन अगर सरकार कहती, जब हम बातचीत करते हैं तो कहती है कि आर्थिक भार पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को भी एक सोल्यूशन दे रहे हैं। कॉर्पोरेट जगत, जो कॉर्पोरेट विभाग है, उद्योग है, उद्योगपतियों का है, उस पर 2% टैक्स आप लगा दीजिए। 2% टैक्स लगाने से ओल्ड पेंशन आप डबल दे सकते हैं। पहले कॉर्पोरेट लोगों का टैक्स ज्यादा मिलता था और आम आदमी टैक्स कम लगता था। अब टैक्स हमारा बढ़ गया, उनका घट गया। उसी में 2% लगा दीजिए, पूरे देश के ओल्ड पेंशन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मामूली खर्चे से आपका भी समाधान मैं बता दे रहा हूँ। बात तो है, हर जगह बहुत आराम से, हमने पूरा रिसर्च कराया है, हमारे साथ अर्थशास्त्री लगे हुए, सबका रिचोर्ड मैं बता रहा हूँ कि अगर 2% कॉर्पोरेट टैक्स लग जाए तो सारा समाधान हो जाए। अच्छा, ये बात तो हम भी सरकार से गुजारिश करेंगे कि आपकी ये बात बिल्कुल बिल्कुल आपके माध्यम से ही जाए। इस आंदोलन को तेज करने के लिए आगे क्या योजना है?
देखिए, हमारी लड़ाई तो लगातार चल रही है और समय समय पे अलग अलग तरीके से हम लोग करते हैं। अभी की बात अगर लेटेस्ट करें तो हमने एक दिल्ली में बड़ी रैली की थी। भारत नहीं, पूरी दुनिया में पढ़े लिखों की सबसे बड़ी रैली थी। आपकी दिल्ली की रैली तो चर्चा की विषय बनी थी। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रैली थी। तो लोगों ने उसके बाद यूपीए सरकार लाई। कुछ लोगों ने, जो बड़े नेता थे रेलवे के, वो गड़बड़ किए, नहीं तो शायद वो ऑपरेशन लागू हो गई होती। फिर भी हम सड़क का संघर्ष 25 सितंबर को हम ऐसी एक रैली लखनऊ में डेट घोषित कर दी है। अच्छा। पूरा प्रदेश आएगा, पूरे प्रदेश का 25 सितंबर लखनऊ चलो का नारा चल रहा है। जन जागरण यात्रा में तो हमने ब्लॉक ब्लॉक, गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाके आमंत्रण दिया कि 25 सितंबर लखनऊ चलो, 25 सितंबर वो डेट आ गई है। तो हम आंदोलन को अपने क्रम से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले जिला मुख्यालयों को 29 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, तिरंगा हमारी शान है। मुख्यालय कहाँ पर? हर पूरे 75 जिले में, हर जिला मुख्यालय पे तिरंगा यात्रा 29 अगस्त को निकलेगी। उसके बाद 25 सितंबर को लखनऊ में विशाल रैली होने जा रही है। 25 सितंबर को रैली आपकी कहाँ से चल के आएगी? लखनऊ से निकलेगी? नहीं, लखनऊ में होगी। अब जगह होगा आगे तय करेंगे, प्रशासन कहाँ अनुमति देता है कहाँ नहीं। ये बताइए कि ये चर्चा है कि आप एमएलसी का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। यह चुनाव आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों लड़ना चाहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और बहुत सारे लोग इस सवाल को उनके मन में रहता है। आपके माध्यम से मैं सबका क्वेश्चन, हमने सड़कों पर कोई संघर्ष ऐसा न रहा हो जो न किया हो। धरना, प्रदर्शन, रैली, भूख हड़ताल, रक्तदान, घंटी बजाओ अभियान, रैली, महारैली सब किया। जब सरकार नहीं सुनने को तैयार है तो साथियों ने कहा कि भाई यह तो तरीका है कि हम चुपचाप बैठ जाए हार मान के, या कोई दूसरा रास्ता ढूंढे। तो साथियों का ये सजेशन था कि नहीं हम बैठेंगे नहीं, हार नहीं मान सकते क्योंकि हमारा हक है। तो उन्होंने कहा कि सड़क पर नहीं, सदन में जाकर सुनाइए। तो सदन में घुस कर सुनाने की तैयारी है। तो उसमें तरीका था कि भाई ये पढ़े लिखे का चुनाव है, स्नातक चुनाव है। तो स्नातक चुनाव पढ़े लिखों का हो जाता, तो उसमें शिक्षक कर्मचारी होते हैं। ये पॉलिटिकल दलों का चुनाव भी नहीं है। तो लोगों ने कहा कि आप अगर इसे आकर के सदन में जाएंगे तो हमारी लड़ाई, हमारा संगठन, हमारा आंदोलन मजबूत होगा। तो उस निर्णय के क्रम में हमने कहा ठीक है भाई, इस पर लड़ते हैं। और लगातार बहुत बेहद समर्थन मिल रहा है। और मैं एक सवाल और करता हूँ, उच्च सदन है, वहाँ पढ़े लिखे लोग जाएं। तमाम ऐसे आपके माध्यम बता दो, तमाम रेपिस्ट, तमाम बलात्कारी, तमाम चोर उचक्के लोग उस सदनों में पहुंच जाते। तो उस सदन का मतलब था कि पढ़े लिखे लोग, अपने अपने पेशे के पारंगत लोग आए। तो उस सदन तो उन लोगों का है। और जब इसलिए राजनीतिक दल इसमें खुद पड़े हैं, तो साथियों का था कि आप इसमें जाएंगे तो हमारी आवाज और बुलंद होगी। सड़क से सदन तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। तो आपके ये प्लान बना साथियों कहने से या नहीं? साथियों ने, ये तो पिछली बार भी हमारे साथियों ने हमसे कहा, तो मैंने मना कर दिया। इस बार उन्होंने नहीं कहा कि भाई जो हमारा मुद्दा उठा नहीं रहे, हमारी लड़ाई लड़ रहे, हमारी बात बोल नहीं रहे, उनके जाने से अच्छा आप जाएंगे। तो पुरानी पेंशन का आंदोलन, निजीकरण के खिलाफ आंदोलन उठेगा, बढ़ेगा। और एक चीज और आपको जानी, सड़क और सदन में फर्क है। सदन एक बड़ी जगह होती है जहाँ पर बोलने से लाखों करोड़ों लोग दुबा देते हैं। शासन प्रशासन सुनता है, पक्ष विपक्ष सुनता है, मीडिया लाइव होती है। तो जो काम हम सड़कों पर कह करके कर रहे थे, वही काम अगर वहां करेंगे तो कई गुना हमारा आंदोलन और संगठन आगे बढ़ेगा। सबकी नजर टिकी रहती है सदन में। हाँ, ये बात तो है। ये आपकी अच्छी सोच है कि आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि आप एमएलसी बन जाएंगे तो सबके लिए ही फायदा। सदन में आवाज उठेगी, करता से आवाज उठेगी। जब सड़क पर रहे तो सदन में भी लड़ेंगे। आवाज कोई नहीं उठाता, उसकी आवाज बिल्कुल आवाज बनेगी। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप एमएलसी बनकर आइए और सबकी आवाज उठाइए। और ये बताइए, ओपीएस के साथ साथ आप निजीकरण के खिलाफ आप मुखर हैं, यह वजह क्या है? देखिए, बहुत गंभीर सवाल है और बहुत सारे लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे निजीकरण क्या है। अगर निजीकरण हो गया तो देश का लोअर मिडिल क्लास मर जाएगा। उसके पास कोई तरीका नहीं आगे बढ़ने का। शिक्षा और रोजगार दो ही माध्यम था जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है। उस दोनों, शिक्षा को भी बाजारीकरण हो गया। आप प्राइवेट स्कूलों की फीस देखिए, मैं छोटी मोटी बातें कर, बड़े बड़े उनकी फीस एक आम आदमी के पहुंच से बाहर है। तो मेरा था कि अगर शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का अगर निजीकरण, तो आम आदमी जाएगा कहाँ? वही उसके पास माध्यम है। तो निजीकरण बहुत भयावह रूप है। और अलग अलग रूप में, कभी टीटी के माध्यम से, कभी मर्जर के माध्यम से, कभी धारा 21 और 18 धारा 21 के माध्यम से अलग अलग तक इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स किया जा रहा है। मैं चाहता हूं सरकारी तंत्र मजबूत हो, सरकारी विद्यालय मजबूत हो, सरकारी व्यवस्था मजबूत हो, सरकारी चिकित्सालय मजबूत हो, उससे आम आदमी मजबूत होगा। ये मेरा निजीकरण का, और मैं सभी से अपील भी करता हूँ कि निजीकरण के खिलाफ सबको लड़ना पड़ेगा। नहीं, आने वाले समय में हमको आपको नौकरी मिल गई, लेकिन आने वाले बच्चों को नहीं मिलेगी। हाँ, ये बात तो है। बच्चे चाय बेचेंगे रोड पे आके, यही होगा। 8,000 आउटसोर्सिंग, पहला प्रदेश का, देश का पहला राज्य जहाँ आउटसोर्सिंग निगम बना दिया गया। मतलब हम चाहे जितनी बड़ी योग्यता लेके 8,000 की नौकरी करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश जैसा समृद्ध और ताकतवर प्रदेश की हाल है।
तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि निजीकरण को हटाना चाहिए। बिल्कुल। जी। आप मैदान में उतर गए हैं तो यह बताइए कि क्या क्या प्रमुख मुद्दे होंगे। देखिए, मेरा सबसे मैं जनजागरण यात्रा में भी गया और जहाँ भी रहता हूँ मैं, मेरी पुरानी पेंशन बहाली फर्स्ट मेरी चीज है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए लड़ाई लड़ना, उसके लिए मुकदमे झेला हूँ, उसके लिए बहुत संघर्ष किया हूँ। पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण की समाप्ति, समान कार्य समान वेतन, एक ही विभाग में एक ही पद पे एक ही योग्यता से अलग अलग वेतनमान क्यों, समान कार्य समान वेतन। दूसरा, मैं एक बात जरूर, एक नई बात आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ जो मैंने जोड़ा भी अपने संकल्प में, कि अभी जनगणना चल रही है, सारे सरकारी विभाग को, सरकारी अध्यापक को, सरकारी कर्मचारी को लगा दिए जनगणना। अब पढ़ाई क्या होगी? जीरो। एडमिशन समय गार्जियन आएगा, टीचर नहीं मिलेगा। अब बाद में कहोगे आप नामांकन क्यों नहीं हुआ बच्चों का, क्यों कराएगा नामांकन हमारे यहाँ? मैं कहता हूँ शिक्षा को शिक्षक को शिक्षक करने दीजिए, जिसका जो मूल काम उसको करने दीजिए। दूसरे काम के लिए इस देश में बहुत बड़ी संख्या हमारे पास नौजवानों की है, उन नौजवानों को सेटअप बनाइए, जनगणना जैसा काम उन्हें दे दीजिए, उन्हें 4 पैसे मिलेंगे, उन्हें खुशी होगी, काम भी पूरा होगा। और हमारी शिक्षण व्यवस्था या हमारी सरकारी जो तंत्र की व्यवस्था है खराब हो जाती है। एक महीना SIR, 1 महीना जनगणना, 1 महीना ये, तो फिर उसका जो मूल काम है वो खत्म हो गया। और पब्लिक में हमारे, हम तो इस बात कहते हैं, दीन धर्म दोनों हमारा जा रहा है। हम काम भी कर रहे हैं और पब्लिक में नजर में है कि हम तो काम चोर हैं। तो मैं कहता हूँ जो जिसका मूल काम है उसको करने दीजिए। और व्यवस्था के लिए आप नौजवानों की बहुत बड़ी फौज है, उसका सिस्टम डेवलप करिए, उन्हें मौका दीजिए, उन्हें बेरोजगार से जोड़िए, उनको दीजिए और उनको मूल काम करने दीजिए। ये 4-5 हमारे संकल्प है, उन संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं। और नौजवानों के लिए एक बात मैं आपको नई बात बता रहा हूँ। मैंने इस देश में जो नौजवान है प्रदेश में या स्नातक लखनऊ क्षेत्र की, मैं एक नई बात बता रहा हूँ उनको। इस देश का माननीय सांसद हो, विधायक हो, राज्यसभा विधान परिषद हो, बस से, ट्रेन से, प्लेन से उसको यात्रा फ्री रहती है। ये तो पता ही होगा। मैं एक मांग कर रहा हूँ, अगर उन करोड़पति अरबपतियों माननीयों को फ्री हो सकता है, इस देश के टैक्स का पैसा उन पर लगाया जा सकता है, तो जो कंपटीशन के बच्चे देने आते हैं उनको दिया जाए। जो कंपटीशन है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल कॉलेज जा रहा है उसकी बात है, लेकिन जो कंपटीशन किसी शहर में परीक्षा देने जा रहा है, तो उसको आप ट्रेन, प्लेन और जो आपका बस है उसको आप फ्री करिए, फ्री व्यवस्था में वो परीक्षा देने जाए। नौजवान को अच्छा लगेगा कि देश हमारे बारे में सोच रहा है। हमारा मान नहीं जा सकता तो देश का नौजवान क्यों नहीं जा सकता फ्री? ये आपका बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल मुद्दा है, नौजवानों के लिए बड़ा मुद्दा है। और मैं इसको अभी मैं जन आंदोलन से जोड़ा हूँ, आगे निश्चित रूप से बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं, आपके आंदोलन से बढ़ेगा। ये बताइए कि आपने तमाम रैलियां किया है, दिल्ली से लेकर लखनऊ, बाहर और जिलों में। आप बाहर भी रहते हैं, स्टेट में भी रहते हैं, तो कुछ रोचक बताइए, क्या उस समय आपके साथ हुआ होगा कि घटना घटी होगी ऐसी? देखिए, जो हमारी 1 अक्टूबर 2023 की रैली थी, मेरे जीवन के लिए, मेरे साथियों के लिए, मेरे संगठन के लिए अद्भुत रैली थी। और मैंने उसके पहले 1 अक्टूबर 2023 से चंपारण, जब गांधी जी का कर्मभूमि है चंपारण बिहार से, मैंने एक यात्रा निकाली थी, NPN निजीकरण भारत छोड़ो। और मैं देश के कोने कोने में गया, 18,000 किलोमीटर यात्रा किया और 18,000 किलोमीटर 33 दिन में लगातार मैंने उसको पूरा किया। सुबह 7 बजे शुरू, रात 2 बजे 2:30 बजे तक होता था। उस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो मेरे जीवन को बिल्कुल मतलब लगा कि हाँ यार, ये आंदोलन को क्यों जीतना जरूरी है। मैं गया, लगभग पहुंचा कि एक समय था, बिहार का एक सासाराम है, वहां पर मैंने टाइम दिया था शाम को 6 बजे, रात में 12 बजे पहुंचा वहां। मैं कोई विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी 12 बजे तक खड़ी रही। मैंने वहां रोड पर देखा कि महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो मैं जब उतरा नीचे, माला फूल लेकर स्वागत करने लगी, भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे जीवन के लिए कर रहे हैं। तो हमने कहा आप तो 6 बजे टाइम दिया था। मैंने तो संचालक महोदय, आयोजक महोदय से हमने कहा कि ये कैंसिल कर दी, लेट हो गया, महिलाएं वहां ज्यादा हैं और करीबन मतलब 100-150 महिलाएं। तो मैंने महिलाओं से पूछा कि आप इतनी रात में किसके साथ आई? उनका जवाब सुनिएगा। उन्होंने कहा हम किसी के साथ नहीं आए, हमारे साथ हस्बैंड आए, हमारे साथ हुआ है। मतलब मातृ शक्ति का उभरता हुआ जो नमूना आया, जो ताकत उस एरिया में, मुझे लगी कि मतलब हमारी देश की मातृ शक्तियां कितनी मजबूत हो रही। ये नहीं कि मैं इनके साथ आए, वो मेरे साथ आए। तो ये दृश्य मुझे लगा, तो हमने कहा कि ये आंदोलन निश्चित रूप से जीतेगा। और किसी आंदोलन में जब मातृ शक्तियों का प्रवेश हो जाता है, झांसी की रानी हो जाती है, तो फिर आंदोलन हार नहीं सकता। दिल्ली रैली की घटना बताऊं मैं, हमें पूरी तरह प्रशासन ने बहुत परेशान किया, बहुत मजबूर किया, दबाव डाला, मुकदमा डालने का, जेल डालने का, तमाम सारा। लेकिन मेरे मन में था, मैं किसान घर का बेटा हूँ, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं हैं। तो हमने कहा कि नहीं, रैली तो मैं कैंसिल नहीं करूंगा। उन्होंने कहा 2 मिनट लगेगा नौकरी लेने और जेल जाने में।
तो हमने कहा कि आपकी जो मर्जी हो आप करिए, लेकिन मैं रैली अपनी तरफ से कैंसिल नहीं करूँ, आपको रोकना है कैंसिल करना आप जानिए। लेकिन उसका मैं विश्वास दिलाऊं, देश भर की अपील मेरी हमारे साथियों की इतनी जबरदस्त रही कि 10 बजे रैली हमारी रामलीला में होनी थी, 11 बजे प्रशासन ने गेट बंद कर दिया। क्यों? इसलिए नहीं कि रोकना चाहते थे, ओवरफ्लो हो गया। राजनेता राजनीतिक दल उस रामलीला मैदान को नहीं भर पाते, उसको हम 1 घंटे में पूरा रामलीला बंद हो गया, भर गया। उसके बाद उसका 10 गुना पूरी दिल्ली के अंदर ये जो दृश्य दिखा पूरी दुनिया का, हमने कहा इसका मतलब अगर इस देश में भी ईमानदारी से आप आगे बढ़ते रहे, लोगों को लड़ते रहे, तो लोग अथाह प्यार, अथाह सहयोग, अथाह स्नेह देते हैं। वो मेरी हिम्मत और ताकत मिली और उसी ताकत से मैं इस आंदोलन को चला रहा हूँ। ये तो आप बहुत रोचक बात बताएं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों के साथ जुड़ते गए, आप लोग आपके साथ जुड़ते गए। जी जी बिल्कुल। और आपने जो अपनी जर्नी बताया, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप विजय कुमार बंधु से बंधु बने, आपकी रैली किस तरह रही। इन लोगों के लिए प्रेरणा है कि इस तरह लोग आगे आए, लोगों के बिल्कुल सबके लिए सब सहयोग करें। हाँ, सब सहयोग करें, सब सहयोग करें, इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। फिर एक बार मेरी शुभकामनाएं आपको, आप एमएलसी बनकर आइए सदन में, धन्यवाद, सबकी आवाज उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फर्क इंडिया में जुड़ने के लिए। जी जी, आप सबको आपका भी शुक्रिया और आपके फर्क इंडिया का शुक्रिया जो है। तो ये रहे विजय कुमार बंधु, अपने भविष्य की रणनीति और पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार से बताया। आज बातचीत का सिलसिला यहीं पर खत्म होता। अगले सप्ताह हम किसी अन्य शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए फर्क इंडिया। सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। हमें सुझाव देते भी रहे। धन्यवाद।